प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर, उपविषय है हमारा वर्ण तथा लेखन व्यवस्था। वर्ण तथा लेखन व्यवस्था बेटा हम 3 व्याख्यान अपने पढ़ चुके हैं, व्याख्यान 1, 2 व 3। आज हम अपना व्याख्यान 4 पढ़ेंगे। व्याख्यान 1, 2 व 3 में मैंने आपको वर्ण, स्वर, व्यंजन, अयोगवा, संयुक्त व्यंजन आदि सब पढ़ाया। आज हम अपने व्याख्यान 4 में पाठ के संक्षिप्त सार के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं पाठ का संक्षिप्त। सबसे पहले हमारे पाठ में बेटा वर्ण और ध्वनि आया था। हमने पिछले अध्याय में भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की। भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा यानी मानव अपने मुख से दूसरों के समक्ष जो विचार प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। एक दूसरे के विचारों को समझना भाषा कहलाती है। फिर हमारा आता था ध्वनि किसे कहते हैं। अब हमने जब पढ़ा, मैंने आपको बताया कि मौखिक भाषा का आधार मानव मुख से निकली ध्वनियां होती हैं, अर्थात जो उसका मौखिक रूप है, जो हम अपने मुखारविंद से उच्चारित करते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। और लिखित भाषा में इन्हीं ध्वनियों को ले लिया जाता है और इनके कुछ लिखित चिन्ह लिए गए हैं जिन्हें लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। यह सब बेटा हम अपने व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। भाषा के चिन्हों को, लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसा कि हम जान चुके हैं। हिंदी भाषा की और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है और पंजाबी की गुरुमुखी है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है और इन्हें अलग अलग चिन्हों से दर्शाया जाता है। वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है, जबकि ध्वनि उस वर्ण का उच्चरित रूप है। जैसा कि बेटा हम पढ़ चुके हैं कि वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है और ध्वनि जो मुखारविंद से हम उच्चारित करते हैं वह ध्वनि होती है। अलग अलग लिपियों में एक ही ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण हो सकते हैं। जैसे कि बताया कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, गुजराती भाषा की गुजराती आदि सब भाषाएं हैं जिनकी अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने बताया, देवनागरी लिपि में प, त, क जिन ध्वनियों को व्यक्त करते हैं उन्हीं ध्वनियों को रोमन लिपि में पी, टी के वर्णों से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि देवनागरी लिपि हमारी हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की लिपि है और जो वर्ण होते हैं हमारे जैसे क, ख, ग, प, त, क, ये जो वर्ण हैं इनको हिंदी की देवनागरी में लिखा जाता है, लेकिन उन्हीं ध्वनियों को रोमन लिपि में जो हमारे अल्फाबेट हैं यानी पी, टी के वर्णों से व्यक्त किया जाता है। अभी हमने पढ़ा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण अर्थात जिसके और टुकड़े न हो सके। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो वर्ण कहलाती है। बेटा वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर। अब आता है हमारा वर्ण के कितने भेद हैं। हमें वर्णों के बारे में वर्णमाला की संख्या पता लग गई। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। अब वर्ण के कितने भेद होते हैं ये हम अपना व्याख्यान 1 में पढ़ चुके हैं। वर्ण के 3 भेद मैंने आपको बताए थे, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनकी संख्या 11 है। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है और संस्कृत में इनकी संख्या 13 होती है। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जैसा कि इसके नाम से ही जाना जा रहा है, हर्ष का अर्थ होता है छोटा, कम, अर्थात हर्ष स्वर जिन स्वरों को बोलते समय बहुत कम समय लगे हमें वह हर्ष स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे अ हमारा क्या है? हर्ष स्वर है। दूसरा हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर हर स्वर से बोलने में दुगना समय लगे, यानी हर स्वर को बोलते समय बहुत कम समय लगता है, लेकिन जब हम दीर्घ स्वर को बोलते हैं तो क्या होता है? हमारा दुगना समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। इनकी संख्या 7 है। तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? ये भी बेटा
जैसे कि हर स्वर से तिगुना समय और दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, जैसे कि ओम। अगला है हम स्वर के बाद आता है व्यंजन किन्हें कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन इन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। इनकी संख्या 33 है। क्या है कि व्यंजन कभी भी अपने आप में पूरा नहीं होता। व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन में स्वर निहित होता है और ये स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। आप देखते हैं जैसे कि आपने क का उच्चारण किया तो क के साथ आपने अ शब्द को भी लिया, ए वर्ण को भी लिया, क जमा अ। प्रत्येक व्यंजन में स्वर निहित होता है और स्वरों की सहायता के बगैर व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, क से म तक। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। अब है हमारा अयोगवा क्या होते हैं। अयोगवा वे होते हैं जो न स्वर में गिने जाते हैं और न ही व्यंजन में गिने जाते हैं। इनके भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। जैसा कि हमने पढ़ा, स्वर के भी 3 भेद हैं, व्यंजन के भी 3 भेद हैं और अयोगवा के भी 3 भेद हैं। स्वर के कौन से थे 3 भेद? हर स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन के स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और अयोगवा के कौन से 3 भेद हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार, इनका उच्चारण केवल नासिका से किया जाता है। केवल नाक के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है। इनका चिन्ह बिंदु होता है। जैसे बताया था, रंग, अंग, भंग, ये सब हमारे क्या हैं? अनुस्वार हैं। उसी प्रकार अनुनासिक क्या होता है? इसका यानी क्या है? ये मुख और नासिका के द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से किया जाता है। अनुनासिक का उच्चारण नासिका और मुख से किया जाता है। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। उदाहरण के लिए जैसे सांप, पांच, आंख आदि। अब क्या होता है? विसर्ग एक व्यंजन ध्वनि है, अर्थात इसका हिंदी में उच्चारण ह की तरह होता है और इसका चिन्ह 2 बिंदु होते हैं। जैसे कि आपने लिखा प्राप्त है, नमः है। विसर्ग का उच्चारण करते समय हमें तत्सम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग ही होता है। तत्सम शब्द अब क्या होते हैं? तत्सम, जैसे का जैसा। यानी जब हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे तब मैं और विस्तार पूर्वक इनका वर्णन करूंगी। अभी केवल इतना बताती हूँ, तत्सम अर्थ होता है जैसे का जैसा। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों परिवर्तित होते हैं, ज्यों के त्यों लाए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे प्रातः है, नमः है, अंत है आदि। आगत शब्द क्या होता है? आगत का अर्थ होता है आया हुआ, आई हुई। आगत शब्द यानी जो हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से शब्द लिए गए हैं। आगत ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा है, फारसी है, तुर्की है आदि। इन भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में मिला लिए जाते हैं। जैसे डॉक्टर, कॉफी, डोल, बोल आदि। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? अब संयुक्त का अर्थ होता है बेटा मिला जुला, मेल जोल। अर्थात संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। हिंदी की वर्णमाला के अंत में 4 यानी संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं, अक्षय, त्र, ग और श। क्या है? अक्षय, त्र, ग और श। अब अक्षय, त्र, ग और श, प्रत्येक व्यंजन में स्वर निहित होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है स्वर
के सहायता के बगैर व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। और संयुक्त यानी इसमें दो व्यंजन मिले होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्षय क जमा श जमा अ, त्र त जमा र जमा अ, ग ज जमा य जमा अ, श जमा र जमा अ। व्यंजन के संयुक्त रूप। अब बेटा जैसा कि हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ा, उससे पहले हमने आगत ध्वनियां पढ़ी। अब हमारा र व्यंजन है जिसके 3 चिन्ह होते हैं, जिनको हम 3 चिन्हों के द्वारा, वर्णों के द्वारा लिखते हैं। र व्यंजन को लिखकर व्यक्त करने के लिए 3 चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं। सबसे पहले यदि र किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तो हमेशा र वर्ण से ही लिखा जाता है। जैसे र जमा अ जमा न जमा ई, रानी। क्या बन गया? रानी। जैसे हम वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद में अगर र हमारा र के बाद या किसी भी वर्ण के बाद, किसी भी व्यंजन के बाद अगर स्वर आ जाता है तो वह अपने आप में अधूरा ही लिखते हैं। जिस व्यंजन के नीचे यानी व्यंजन के नीचे हमेशा हलंत लगता है, हलंत वाले अक्षर को आधा अक्षर बोलते हैं। और उसके बाद अगर किसी स्वर को डाल दिया जाता है तो वह स्वर के साथ मिल जाता है, इसलिए र का यह स्वर के साथ रूप होता है। हमारा अगला है र का व्यंजन के साथ। यदि र किसी व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है, क्या है? यदि र किसी व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे दूसरे वर्ण जैसे म्र, क्र लिखा जाएगा। जैसे कि इस वर्ण में रेफ कहते हैं, इस वर्ण को क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। अगर र का उच्चारण वर्ण के पीछे लगता है, व्यंजन के पीछे लगेगा तो वो व्यंजन के ऊपर चला जाएगा, उसे रेफ कहा जाएगा। यह हमेशा व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? यह व्यंजन की शिरोरेखा, सिर के ऊपर खींची जाने वाली रेखा। अब जैसे म, र, प, इन सब ये सब हमारे क्या है? व्यंजन है। और जब इनके ऊपर लगेगा, व्यंजन के ऊपर लगेगा तो वो रेफ में चला जाएगा। जैसे धर्म, कर्म आदि, धर्म, कर्म आदि। अगला तीसरा रूप है स्वर रहित व्यंजन। र यदि कोई स्वर रहित व्यंजन र के साथ मिलाकर बोला जाता है तो र ध्वनि को तीसरे वर्ण जैसे प्र, क्र आदि में लिखा जाएगा, अर्थात वो पैर में लिखा जाएगा। और पैर में लिखने के कारण इसे पदेन कहा जाएगा। जैसे प्रकार, प्रदीप, प्रवेश आदि। बेटा आज हमने अपने व्याख्यान 4 में वर्ण से संबंधित जानकारी, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, अयोग वा क्या होते हैं, आगत ध्वनियां क्या होती हैं, रे के कितने रूप होते हैं आदि के बारे में हमने पढ़ा। अब बेटा आपको यह पाठ अच्छे से दोहरा कर लाना है, अच्छे से याद करके लाना है। आज मैं आपको एक प्रदत्त कार्य अर्थात असाइनमेंट दूंगी जो आपको एडक्वार्क पे मिल जाएगा। आपको वह असाइनमेंट अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, वह याद करना है। अगले दिन आपको उसका हल दिया जाएगा, फिर आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। आपको अपनी लिखित परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है और अपनी परीक्षा अच्छे तरीके से देनी है और सुंदर लेख लिखना है। बेटा यह हमारा व्याख्यान 4 समाप्त हुआ। अब हम अपना अगले व्याख्यान में मिलते हैं। धन्यवाद।